आज का जवाब दो साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी के नाम। मज़ारी साहब, अब मैं आपको क्या कहूँ, सीनियर सियासतदान कहूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बागी रहनुमा कहूँ या मुस्लिम लीग नून का रहनुमा कहूँ, क्या कहूँ? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। बस आप जो मर्जी कहें, आप आपके सामने ही है। आप क्या समझते हैं कि क्या कहना चाहिए? नहीं, आपको क्या लगता है कि आपको क्या कहलवाना चाहिए या क्या लोगों को आपको किस तरह से पुकारना चाहिए? देखिए, जो आपने देखा जो पिछले 1 साल से जो मामलात हुए, तो आई वॉज पार्ट ऑफ इट, आई वॉज नॉट आउट ऑफ इट। तो उससे ये कि बहुत सीखने को बहुत कुछ मिला, बहुत मुश्किलात से गुजरा और तकलीफ़ों से गुजरा, और अभी आपके सामने बैठा हूँ। तो आप खुद समझ जाएं कि जब जो इंसान जेल चला जाए तो उसके बाद उसको क्या कहना चाहिए। तो मज़ारी साहब, ये क्या था? पहले आप थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही थी। मैं थोड़ा सा पीछे से आता हूँ, जनूबी पंजाब महाज से आता हूँ। 2018 से पहले महाज आया जो आपके दादा मरहूम ने बनाया, बलकशीर मज़ारी साहब। 2018 में फरवरी में, मार्च में, इलेक्शन से पहले वो आ इलेक्शन गया। से पहले भी। उसी महाज में उस्मान बुज़दार साहब भी थे, और जो पंजाब की हुकूमत बनी वो महाज की मदद से बनी। फिर ये क्या हुआ? ये पार्टी में से तहरीक इंसाफ में से आप भी चले गए, लोग भी इर्द गिर्द घूम गए, क्या हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ फ़ारूक भाई के पहले दिन से जब उस्मान बुज़दार साहब की सिलेक्शन हुई है एज ए चीफ मिनिस्टर, तो वो मेरा ख्याल है कि बेहतर सही सिलेक्शन नहीं थी, एक सही फ़ैसला नहीं था, एक मेच्योर फ़ैसला नहीं था। और क्योंकि पंजाब का सूबा बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इधर एक एक्सपीरियंस्ड और एक पुराना सियासतदान अंदर चाहिए था जो आके सूबे को चलाता, और उस लिहाज में सूबा नहीं चल सका जिस लिहाज में चलना चाहिए था। और खान साहब भी बज़िद थे कि जी मेरे वसीम अकरम प्लस हैं, और काफ़ी चीज़ें वो उनके छुपाई हुई थी कि जी उनको चलाना ही चलाना है। आप तो जानते थे इनको, पुराने उस्मान बुज़दार को, तो आप लोगों को पता था कि इनकी क्या कैपेसिटी है, या इससे पहले इनकी सियासत क्या है, या इनकी कोई मशहूर थी कोई सियासत? मेरी इनसे इतनी मुलाकात कभी ज़िंदगी में नहीं रही। पहली मरतबा मुलाकात हुई थी जब सूबा महाज जब बन रही थी इस्लामाबाद में मेरियट होटल में, तो उधर मेरी उनसे मुलाकात हुई पहली मरतबा। कौन लेके आया इनको? और वो मेरा ख्याल आए थे सूबा महाज वालों ने इन पे काफ़ी ज़्यादा वो किया, और सूबा महाज के एक प्लेटफॉर्म से वो आए थे पीटीआई में। ठीक है, तो आप लोगों को उस वक्त अंदाज़ा था कि इसी महाज में से उस्मान बुज़दार जैसा हीरा वो ले जाएंगे वज़ीर आला बनाने के लिए? नहीं, ये अंदाज़ा नहीं था। मैं आपको थोड़ा सा ज़रा बता दूं कि उस्मान बुज़दार साहब को पीटीआई की टिकट नहीं मिली थी जब सूबा महाज जब बना। सूबा महाज क्योंकि सूबा महाज मर्ज हो गई पीटीआई में, और उनको टिकट नहीं मिली, और आप देख लें फिर उसके बाद उनको टिकट मिली और उनको वज़ीर आला बना दिया। फिर टिकट किसने दिलवाई? टिकट फिर दोस्तों ने कोशिश की, जो हमारे सूबा महाज के जो हमारे दोस्त थे, कुछ पीटीआई उनको टिकट नहीं दे रही थी? नहीं, पीटीआई टिकट उनको नहीं दे रही थी। और पीटीआई जिसको टिकट नहीं दे रही थी, पीटीआई ने उसी को वज़ीर आला पंजाब बना दिया। बस आपके सामने ही है। आप डिप्टी स्पीकर थे, आपका एक अहम ओहदा था, तो वहाँ पे आप लोग क्या, आप तो जानते थे सारी चीज़ें, आप लोग क्या करते थे? इसका इजहार करते थे कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, या खामोश रहते थे, क्या करते? इज़हार होता था। मैंने 2-3 मरतबा इज़हार करने की कोशिश की तो मुझे काफ़ी दोस्तों ने रोक दिया कि आप क्यों एक्सपोज होते हैं, आपको क्या बात करने की ज़रूरत है। जब मेरी आखिरी मीटिंग हुई खान साहब से, जी, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जब उनके वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के कोई हफ्ता 10 दिन पहले थे लाहौर में, लेकिन मैं उनको क्लियर कट बात बताई। उन्होंने कहा कि जी क्या मसला क्या है, और ये वो जब उनको पता लगा कि सारे मामलात हो रहे हैं, मैंने कहा जी रिजर्वेशंस जो हैं आपके सीएम साहब से हैं। मैंने क्लियर उनको बताई, और वहाँ पे वो बैठे हुए थे उस कमरे में, बुज़दार साहब भी बैठे हुए थे। अच्छा, आपने उस्मान बुज़दार साहब के मुंह पे क्या दिया? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा, खान को कहा कि ये इनका, हमारी रिजर्वेशंस इनसे हैं, अच्छा, आपसे इतनी नहीं, इनसे हैं। वो तो बड़े नाराज हुए होंगे बुज़दार साहब आपसे। बस नाराज़ हूँ, लेकिन हकीकत बात तो करनी थी। आप तो तहरीक इंसाफ की आंख का तारा थे, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि असम्बली में लोगों ने आपके गिरेबान पकड़े, जी हाँ, बदतमीजी की, अटैक किया, तो आपने देखा कि आपकी आंखों के सामने ये कैसा बदल गया सब कुछ, हुआ क्या? बस फ़ारूक भाई, पता ही नहीं लगा, अचानक इन्होंने सारा कुछ किया और ये सारा प्लान बनाया। आपने देखा जिस तरीके से अंदर लोटे स्मगल किए गए, पेपर वेट स्मगल किए गए, पेपर वेट्स भी इन्होंने मारे, लेकिन अल्लाह ताला ने बचाना था, बचत हो गई। तो आपको पता नहीं चला? आप तो डिप्टी स्पीकर थे असम्बली। स्टाफ जो था वो आपको पता है कि वो स्पीकर साहब के तमाम स्पीकर साहब के अंडर था, और सारी चीज़ें स्पीकर साहब वहाँ पे मैंने, ये सब कुछ चौधरी साहब की नाक के नीचे हो रहा था। ज़ाहिर बात है सारे उसमें शामिल थे, सिर्फ चौधरी साहब तो नहीं है ना, और उसमें और भी लोग शामिल थे, पीटीआई वाले भी शामिल थे, और अटैक करने वालों में तो पीटीआई सारी थी।
फिर आपने जिन लोगों ने आप पे हमला किया उनको कैबिनेट में अच्छे ओहदे मिले, वजारतें मिली, आपको तो बहुत दुख हुआ होगा कि यार ये क्या है। बस आपके सामने ही उनको रिवॉर्ड दिया गया कि आपने जो हरकत असेंबली के अंदर की है, जो अनपार्लियामेंट्री आपने जो एक चीज़ की है असेंबली के अंदर, आपको हम रिवॉर्ड करते हैं उस चीज़ पे। मुझे याद है कि पंजाब असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही थी। उस वक्त आप उन लोगों में थे जो कहते थे हाँ तनख्वाहें बढ़ाई जानी चाहिए। बिल्कुल। शहबाज गिल और बहुत से लोग थे वो भी कहते थे हाँ बढ़ाई जानी चाहिए। मेरी स्टेटमेंट अभी भी है कि जी ये गलत है, हाँ बढ़ा नहीं जानी चाहिए। मेरा ये था कि आप तमाम सूबों के बराबर करें उनकी, तो अगर उनकी बराबर नहीं कर सकते तो उन तकरीबन इतना कर दें कि एटलीस्ट एक मुनासिब पे हो उनकी। आप चेक कर लें तमाम रिकॉर्ड। मैंने तो जब भी स्टेटमेंट दिया था मैंने कहा गलत। कहाँ डिप्टी स्पीकरशिप और कहाँ फिर जेल में जाना पड़ा, किस तरह गए जेल में, क्या वजह बनी? वजह क्या बनी? वजह यही थी कि मैंने उनका साथ नहीं दिया और मैं कानून और आइन पे खड़ा रहा और उन्होंने उस चीज़ को अपना समझा कि जी उन्होंने हमारी बड़ी इंसल्ट की है, जेल में डलवा दिया और मुझे जिस तरीके में गिरफ्तार किया गया आपके सामने ही, आपको तो पता है। मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे वो बात, आप कहाँ पे थे, गिरफ्तारी कैसे हुई, वो सारा बात। मैं फ़ारूक भाई थोड़ा सा ये 29 अक्टूबर की बात है 2022 की। मैं बीमार था, मुझे यूरिक एसिड मेरा हाई था, तो उस वजह से मुझे गाउट हुआ था, तो मैं चल नहीं पा रहा था। मैं स्टिक पे चलता था, जो आराम से चलता था सपोर्ट के साथ। हुआ ये कि मैं 3-4 दिन से हॉस्पिटल नहीं गया था, मेरे दादा एडमिटेड थे, ही वॉज क्वाइट सीरियस। तो मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे टीम आ गई एंटी करप्शन की, वो कहते हैं जी हम आपको लेने आए हैं। हॉस्पिटल के अंदर उनके कमरे के बाहर। आप दादा के रूम में बैठे थे, यानी जी मैं बलकशेर मजारी साहब के रूम में बैठे जी थे? फिर मुझे डॉक्टर ने बुलाया, मैं अंदर गया। उन्होंने कहा कि जी आप आकर ज़रा आपसे मैंने मशवरा करना है, कोई डिस्कशन करनी है मीर साहब के हवाले से, क्योंकि तबीयत ही नहीं थी। तो मैं अंदर गया, वो लोग दे ट्राइड टू ब्रेक द डोर और उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की कि जी नहीं हम गिरफ्तार करें। मैंने कहा जी रिलैक्स, मैं चल रहा हूँ, मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा, मैं फेस करूँगा, जो भी होगा मैं फेस करूँगा। तो उस टाइम तो FIR वगैरह नहीं थी और उस टाइम उन्होंने कहा आपके पास कोई वारंट, कोई FIR कुछ भी नहीं थी। तो मुझे इधर वो लेकर गए एंटी करप्शन के हेडक्वार्टर, यहाँ पे बैठ के उन्होंने FIR दी और वहाँ पे लॉकअप में रहा मैं तकरीबन। आप जब पहुँचे फिर FIR? जी हाँ। तो जो आप FIR क्योंकि मुझे उसी टाइम दिखाई गई, दैट मीन्स उसी टाइम दी ना उन्होंने। तो बलकशेर मजारी साहब उस वक्त होश में थे जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा था? जी उनको थोड़ा इल्म था, लेकिन इतना आइडिया नहीं था, थोड़ा इल्म था क्या हो रहा है? क्योंकि वो मेडिसिन वगैरह ले रहे थे, ड्राउजीनेस उनको वो थी उस समय। और आपने चुपचाप गिरफ्तारी दे दी? जी मैंने चुपचाप, मैंने कहा कि मेरे साथ कोई बदतमीजी वगैरह नहीं करेगा, मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ आपके। फिर मैं वहीं पर रहा, लॉकअप में रहा तकरीबन कोई 6 दिन, 4 दिन तो वो मेरे फिज़िकल रिमांड होते रही और 4 नवंबर को मुझे उन्होंने जेल भेज दिया जुडिशल करके, और 4 को जेल के अंदर मुझे इत्तला मिली कि आपके दादाजी की डेथ हो गई। डेथ हुई जब ये पता चला? मैं जेल के अंदर ही था। तो आप तो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्लोज था बहुत। और फिर बस एक तकलीफ दे सिचुएशन थी उस टाइम, बेबसी का आलम था, लेकिन क्या कर सकते थे जी। लेकिन वो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर गए। इंसान अगर बर्दाश्त कर जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी होती है, बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी होती हैं। फिर आप जनाजे में शरीक हुए? जी फिर उन्होंने पैरोल पे उन्होंने थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, जिनको प्रिजन वैन में लेकर जाएं और ये आगे पीछे। ये भी सुना हमने कि उन्होंने कहा कि इनके हाथों में और पाँव में, दोनों में हथकड़ियाँ हों। हाथों में। फिर आपने क्या कहा इसके बाद? मेरी फैमिली मेम्बर्स जो बाहर थे, जो उनसे मतलब डायलॉग्स वगैरह कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी फिर वो नहीं जाएंगे, आप ठीक है उनको जेल। अगर आपने हथकड़ी लगा के लेके? हाँ वो नहीं जाएंगे इस हालत में। और फिर मैं गया और 2-3 दिन वहाँ पे रहा पैरोल पे, 2 दिन रहा मैं। जब दूसरा पैरोल लेना था तो उन्होंने थोड़े नखरेबाजी शुरू कर दी, अभी नहीं होगा, ये नहीं होगा। रात को 12 बजे पैरोल उन्होंने दोबारा दिया मुझे, और फिर 2 दिन के लिए दिया। फिर 4 दिन का पैरोल करके तो फिर वापस मेरे 12 बजे का टाइम था, मैं 12 बजे जेल दोबारा चला गया। सरदार दोस्त मजारी जेल में क्यों गए, कौन था इसके पीछे? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। जब आपको गिरफ्तार किया गया उसके कितने दिन बाद चेयरमैन PTA पर हमला हुआ? वो मेरा ख्याल 2 या 3 नवंबर था। तो क्या फिर आपको किस तरह पता चला कि चेयरमैन PTA पर हमला हो गया? क्या हुआ, कैसे पता चला? मैं उधर ही मेरे, आपको पता है आयो थे, वो मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे,
तो इंटरोगेशन चल रही थी मेरे साथ, तो उसी टाइम टीवी पे आ गई और हमला हो गया और सारी चीज़ें हो गई। तो आपको क्या बताया गया और तो क्या कहा गया? उन्होंने ये कहा कि जी ये जो हमला हुआ है ये भी हम आप पे डाल सकते हैं। आपको ये कह दिया? जी हाँ। तो आपको लगा कि ये भी हो सकता है, मुमकिन ये भी है कि ये मेरे पे डाल दें? जब एक बेगुनाह को पकड़ लें, उस पर पर्चा दे दें 50,000 एकड़ का, तो कुछ भी हो सकता है, मैं समझता हूँ। तो आपके ऊपर केस क्या है? जमीनों का केस था? ज़मीनों का केस था जी, मैंने 50,000 एकड़ पे कब्जा किया हुआ है। तो आपके पास एक्चुअल कितनी जमीन है? लोगों को तो लगता है लाखों एकड़ है। वो तो सरकारी ज़मीन थी ना, उसका केस था, एक गलत केस बनाया गया था, फेक केस था। कितना पुराना केस था? और वो केस 2021 में वो इनिशिएट किया था एक एसी ने, अच्छा। और उस पर इंक्वायरी भी हुई थी, उस पर तकरीबन 2 महीने इंक्वायरी चली। किस में तो आप बहुत पावरफुल मैं उस टाइम डिप्टी स्पीकर था, तो मेरी रिक्वेस्ट पे इंक्वायरी चली। मैंने कहा जी आप आज़ाद इंक्वायरी करवाएं, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हुई। उस पर इंक्वायरी रिपोर्टें भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन रिपोर्टें गायब कर दी गई उधर ऑफिस से, और उसी इंक्वायरी को दोबारा खोल दिया गया और उसी पे पर्चा दे दिया उन्होंने। तो जेल में क्या कितने दिन रहना हुआ? जेल में क्या बर्दाश्त किया? लॉकअप में था, लॉकअप में ज़्यादा लॉकअप में रहा हूँ, कोई 29 से 4 तारीख तक। तो ये किताबें पढ़ना और तन्हाई। तो कुछ कहा भी गया आपको कि कुछ करें, को मुतालबा, वो को मामला? कोशिश उन्होंने की, मतलब वो ज़हनी टॉर्चर देने की, लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ है कि वो टाइम गुजर गया। तारीख आपको किस तरह से याद रखेगी? सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को हीरो के तौर पे या विलन के तौर पे? वो तो लोग बताएंगे ना, वो मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है जो चौधरी शुजात साहब वाला खत आया, वो मामला देखिए, मैं आपको उसके बाद हुकूमत जो है, मैं आपको ऑनेस्ट फीलिंग बताऊं फारूक भाई, मैंने जो भी किया मैंने पाकिस्तान के लिए किया और पाकिस्तान की आइन के लिए किया। मेरा ख्याल है कि मेरा मुल्क और मेरे लिए बहुत अजीज है, मैंने उसके लिए किया। एक आप डिप्टी स्पीकर थे और एक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली थे, कासिम सूरी। आप भी बलोच हैं और वो भी, तो क्या बहुत से लोग आपके पास आते भी होंगे, बातें भी कहते होंगे, क्या देखते हैं? उन्होंने ठीक किया या आपने ठीक किया? हर किसी की अपनी सोच है। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो बेहतर थे, हम बुरे थे। कुछ लोग समझते हैं हम बेहतर थे, वो बुरे थे। ये तो लोगों की अपनी फीलिंग्स हैं। और दिल की आपका इत्मीनान है कि मैं मुतमईन हूँ अपने, जो भी मैंने फैसला किया, हिस्ट्री बताएगी कि मेरा फैसला ठीक था, ये हिस्ट्री बताएगी। लेकिन आपको तो आप उसके बाद देखें ना, क्या हम अदालतों में गए, सारी चीज़ें की, आपको तो नुकसान हुआ। आपको तो नुकसान हुआ। आप डिप्टी स्पीकरशिप आपके हाथ से गई, आपको जेल जाना पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी मोटी कुर्बानियाँ होती रहती हैं, पाकिस्तान के लिए सारी कुर्बानियाँ होती हैं। लेकिन ये कुर्बानियाँ एक तरफ, लोगों ने तो ये भी इल्जामात लगाए कि करोड़ों अरबों रुपए आपने वसूल किए। ये सब कुछ नून लीग फलां ये लोग करवा रहे थे, ये तासुर कहाँ तक? बस ये लोगों की जितनी मुंह उतनी बातें, और क्या कह सकते हैं। एक ये वक्त तो हमें ये भी याद आया कि जब ये सारे मामला हो रहे थे तो ग्रुप्स में आपका एड्रेस, आपका नंबर, जी हाँ। ये दिया गया। ट्विटर पे मेरे एड्रेसेस दिए गए कि आप जाकर वहाँ पे एहतजाज करें। वहाँ पे एहतजाज का मतलब ये है कि वहाँ पे जाकर दंगा हमला करें। घर का एड्रेस दे दिया गया। घर का एड्रेस दे दिया गया, मेरे फ़ोन नंबर दे दिए गए। तो आपको फिर कॉल्स या लोगों की आई? जी हाँ। लोगों ने बदतमीजी की? तो आपने कोई हिफाजती तदाबीर भी इख्तियार की यहाँ पे, घर पे, इधर उधर? बस नॉर्मल जो हिफाजत करनी थी वो की अपनी, बाकी हिफाजत करने वाला मेरा रब है। आपके चचा जो हैं रियाज मज़ारी साहब, MNA हैं, और इन्होंने सबसे पहले बगावत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुंतखबी भी और बगावत भी की। बगावत ऐसे कि कौमी असम्बली में सबसे पहले हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों में वो शामिल थे। उनका मामला क्या हुआ? हमें तो ये भी पता चला उन्होंने कोई बगावत नहीं की, उनकी रिजर्वेशंस थी, और उनकी जेन्युइन रिजर्वेशंस थी जो हमारे इलाके के हवाले से थी। तो वो बार बार कहते रहे कि जी मेरे रिजर्वेशंस आप दूर करें, मेरे रिजर्वेशंस दूर करें। और आखिर तक वो यही कहते रहे कि यार तुम लोगों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है, ये पैसे का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनके पास कोई जो लीडर्स थे वो मिलने आए थे, नेशनल लीडर्स थे। अब तो नाम ले दें उनके। परवेज़ खटक साहब थे, असद उमर साहब थे, वो मिलने आए और उन्होंने कहा, ये बात आप उनसे पूछ भी, उन्होंने कहा कि जी हमें पता है कि आप लोगों ने कोई पैसे वगैरह नहीं लिए, कोई ऐसी बात। परवेज़ खटक, असद उमर ने कहा? जी हाँ। रियाज मज़ारी साहब को? जी हाँ। तो फिर बात क्यों नहीं बनी? बस वो नहीं बनी, शायद किसी जगह पे खान साहब ने कह दिया होगा कि जी आप रहने दें इस चीज़ को। लेकिन मुझे जब मैं कह रहा हूँ कि लोटे हैं और पैसे लिए हुए, तो मेरी बात को आप समझे। किसी जगह पे मुझे ये भी पता चला कि ब्रेक थ्रू हुआ
कि हम माफ़ी मांग लेते हैं आपसे? उन्होंने ये मुतालबा रखा कि आप सबके सामने ये बात रखी कि हमने गलत इल्ज़ाम लगाया था? उन्होंने ये कहा कि जी हम मीडिया पे आते हैं और मीडिया पे आकर हम बयान देते हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, कि रियाज मिर्ज़ादारी ने कोई पैसे नहीं? नहीं। तो फिर क्या? बस वो नई मामला फिर आगे शायद किसी जगह पे कोई रुकावट आ गई, फिर आपने देखा आगे क्या हालात हुए क्या नहीं हुए। आपको ये पहले पता चल गया था कि ये हुकूमत जा रही है, मामला ख़राब होने वाले हैं, फिर ये 9 मई भी आने वाला है? कोई पहले आपको अंदाज़ा था कभी? नहीं, ऐसा कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जो हालात मैं पिछले 1 साल से देख रहा था एज अ सियासी वर्कर, आई पर्सनली फेल्ट के नाउ खान साहब इज़ अ थ्रेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। और वही चीज़ें हुई, ये मैं कई अपने महफिल यानी में ये मैंने मेरी एक फीलिंग थी, मेरी ज़ाती एक फीलिंग थी, ये मैं देख रहा था। दोस्तों से क्या भी रहे थे? मैं दोस्तों से कह भी रहा था, ये कई दोस्तों से मैंने कहा भी, ये बात की है मैंने, और वही बातें हुई, क्योंकि हालात ऐसे क्रिएट किया जा रहा था। और जितनी चीज़ें जो हुई ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज थी, ये ऑर्गेनाइज करके सारी चीज़ें की गई। देखिए ना, आप एक अगर हेट्रेड फैलाएंगे इदारों के ख़िलाफ़, तो हेट्रेड वो नो डाउट ही इज़ ए लीडर, तो हेट्रेड तो उनमें जाएगी ना, और वो हेट्रेड फिर एक फ्रस्ट्रेशन के तौर पे बाहर आ गई। आप जब डिप्टी स्पीकर थे तो पंजाब असम्बली में भारी तादाद में भर्तियां की गई, वही केस है जिसमें परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तार हुए। अब आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं या दुरुस्त? देखिए, वो तमाम फ़ारूक भाई तमाम चीज़ें हैं, प्रूफ्स हैं जो कह रहे हैं, जो मतलब टीवी पे आ रही हैं, प्रूफ्स हैं। वो तो मेरे ख्याल प्रूफ्स के साथ तो सारी चीज़ें उनको वो कर देनी चाहिए, मीडिया पे ओपन कर देनी चाहिए कि क्या क्या प्रूफ्स हैं। मैंने सुना NTS में भी कुछ गड़बड़ी की गई, और बहुत से मामलात हैं उनको ऊपर नीचे किया गया, बहुत सी चीज़ें हैं। वो तो जब तक वो फाइल्स खुलेंगी नहीं तो पता कैसे लगेगा। लेकिन आप पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर थे, चौधरी साहब के नंबर 2 थे। बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है कि आपकी कान में किसी ने सरगोशी ना की हो, वजह बताया ना हो। वो वजह ये थी कि तमाम जो वहाँ पे जो लोग वहाँ पे थे, स्टाफ जो था, वो चौधरी साहब के साथ उनकी बहुत ज़्यादा एफिलिएशन थी। क्या वजह है इसकी? सरकारी मुलाजिम की एक बंदे के साथ एफिलिएशन क्यों? वजह ये थी कि चौधरी साहब वहाँ पे दूसरी मरतबा स्पीकर बने, फिर उससे पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, तो उनकी अपनी टीम थी एक वहाँ पे। इसलिए आपको भनक भी नहीं हुई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये क्या करने वाले हैं? मुझे इतना आइडिया नहीं था जितनी चीज़ें जिस तरीके से हुई। तो लोग तो आपके पास सिफारिशें लेके आते हैं, और अगर मैं थोड़ा सा ज़रा वो कर भी लेता तो वो फिर मुझे मतलब वो थोड़ा सा वो कोल्ड शोल्डर देते थे। अच्छा, किसी जगह पे आपने कोशिश की? हाँ, कोई 1-2 चीज़ें थी जिस पे मेरे को रिजर्वेशंस थे, तो उन्होंने क्या कहा? तो मुझे उन कमेटी से हटा दिया गया और आगे पीछे चीज़ें की गई। तो आपने एहतजाज नहीं किया? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर थे, मैं क्या काफिले के थे, मैं क्या एहतजाज करता? आपने खान साहब को नहीं बताया? नहीं, मैंने चौधरी साहब को ये चीज़ें बताई, चौधरी साहब ठीक हो जाएगा, और आगे वही तो आपको हटाने वाले थे, उन्हीं को आपने शिकवा किया। बस जिनसे आपके ताल्लुक हो और जो आपका नंबर 1 हो, तो आपको यही बनता है कि आप उनको अपनी रिजर्वेशन शो करेंगे ना। खान साहब तो किसी को मिलते नहीं थे। तो आप तो MNA भी रहे, वज़ीर मुमलिकत भी रहे, फिर डिप्टी स्पीकर, तो आपका भी एक लंबा चौड़ा हल्का है, लोग आपसे मोहब्बत करने वाले भी हैं। लोग आते होंगे दरख्वास्तें लेके कि पंजाब असम्बली में इतनी भर्तियाँ हो रही हैं, हमारा भी कोई बेटा भाई भर्ती कर लें, तो आप क्या लाजवाब हो जाते थे? उस वक्त क्या करते थे? कोशिश की है और लोगों ने अप्लाई भी किया, लेकिन उनके वो नंबर्स पूरे नहीं है, उस जो है टॉप तक नहीं पहुंच सके। किसी ने आपके कान में ये बात बताई कि किसी एक शहर, किसी एक हलके से ज़्यादा लोग ये टेस्ट पास कर गए हैं, और वो हलका कौन सा है? हाँ, वो जैसे आप बता रहे हैं, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के सुना है बहुत ज़्यादा लोग। जी, मैंने नहीं वैसे बात बताई आपको। नहीं, आपने अभी बात की ना एक हलके से, तो मैं आपको हल्का बता देता हूँ। मंडी बहाउद्दीन और गुजरात। मंडी बहाउद्दीन से चूँकि सेक्रेटरी साहब का ताल्लुक था, जी हाँ, जो मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं, और गुजरात इनका अपना हल्का था, तो ज़्यादा लोग फिर वहाँ के भर्ती हुए। वहाँ पे 17 से, क्योंकि मैं 17 से अबव हम लोग वो कर सकते थे ना, उनका वो था। उसका क्या तरीकाकार था? उसका तरीक़ेकार ये था कि एडवर्टिजमेंट होती थी। ठीक है। एडवर्टिजमेंट के बाद ये OTS था, और OTS के बाद एक प्रॉपर प्रोसीजर था, फिर एक स्टेप्स थे, नीचे से फाइल ऊपर तक आती थी। ठीक है। और सारा वो सिस्टम था, लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो थी वो स्पीकर साहब की थी। आपका कितना अमल दखल था इस सारे प्रोसीजर? बहुत कम। कितना?
बहुत कम। यानी आप किसी को रख नहीं सकते थे? सोचिंग बहुत कम अमल दखल, किसी को रख नहीं सकते। अगर अमल दखल होता तो मैं अपना कोई एजेंट नहीं करा देता। चेयरमैन पीटीआई और दो बड़े नाम, क्या खबर है अंदर की, और जो बड़ी पार्टी कौन सी बनने जा रही है, सरदार साहब से पूछते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। आप जब ये सारा मामला हुआ तो एक वक्त में खान साहब आपके साथ बड़े नरम भी हो गए थे, उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव बयान भी दिया था आपके हवाले से। क्या हुआ था तब? कौन सा बयान? जब उन्होंने कहा था कि मेरी बात हुई है या पता चला है दोस्त मदारी अच्छा इंसान है। नहीं, वो यूं हुआ कि मुझे जब इलेक्शंस थे तो मुझे पैगामात आए। पैगामात तो खैर पीटीआई की तरफ से सब ग्रुप सारे उनकी तरफ से आ रहे थे, लेकिन मैं उनको ये क्लियर कहा कि जी मैं आई वोंट डू एनीथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और जो होगा टू द बुक्स में चलूंगा। कुछ तो आपने ऐसी नरम बात की होगी जिसके मैंने यही बात की, उनके जज्बात भी नरम हो गए थे। तो यही बात की तो उनके जज्बात नरम हो गए थे। उनको तो ये लगा था कि दोस्त मदारी वापस, मेरा प्यारा दोस्त मदारी वापस आ गए। वो तो अभी उनसे आप पूछ सकते हैं ना, मैं क्या बोलूं। लेकिन फिर एक लम्हे में जब आप ये सब कुछ खत्म हो गया, आपको क्या लगता है कि आपको जेल भेजने के पीछे किसका हाथ था? यानी बुनियादी आदमी मेन कौन था? अब मैं किसी का क्या नाम लूं? मैं ये नहीं चाहता कि आप तो किसी को इल्जाम लगाएं, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए। सबके सामने जो चीज़ें जिस तरीके से मैनेज की गई, जिस तरीके से मुझे जेल डाला गया और क्या हुआ, आप यकीन करेंगे पहले दिन जब मैं अपनी पेशी पे गया वो जज और थे, दूसरे दिन पेशी पे गया वो जज और थे, ये मेरे जब फिजिकल रिमांड मेरे चले, तीसरे दिन और थे, चौथे दिन आकर जुडिशियल जो वो जज थे वो आए तो उन्होंने जुडिशियल कर 4 जज चेंज हुए। जी हाँ, 4 मरतबा गए, 4 जज चेंज हो जी गए। हाँ। सियासतदान को अपने दोस्त और दुश्मन का पता होता है, और आप जैसे वो तो ज़्यादा पता होता है, तो आप अभी तक अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई नहीं कर सके? नहीं, अभी दुश्मन के क्या नाम लेने से आइडेंटिफिकेशन आपको पता चल गया? देखिए, ये दोस्तियाँ दुश्मनियाँ इंसान मरते दम तक याद रखता है और वो जहन में रहती हैं बातें। आप तो वैसे भी बलोच तो वैसे भी रखते हैं, इस पे ज़्यादा नज़र रखते हैं। तो अगर मैं दोस्तियाँ दुश्मनी और मोहब्बत भी। उस्मान बुज़दार, खान साहब या परवेज़ लाई, इनमें से कौन था जो आपके पीछे पड़ गया था, जिसको ज़्यादा खार थी आपसे? ज़ाहिरी बात है, देखिए मैं एक रुकावट तो बना हुआ था ना उनके लिए। वो गैर कानूनी चीज़ें करने के लिए मुझे कह रहे थे, जो मैं इसमें रुकावट था। तो इधर गवर्नमेंट किसकी आनी है, आप खुद समझ जाए। परवेज़ लाई साहब, परवेज़ लाई साहब भी थे और इमरान खान साहब भी थे। कुछ और भी मुश्किलात आई इस गिरफ्तारी के अलावा भी? मसलन कोई घर वालों को, कोई इधर, कोई ज़मीनों पे, कुछ और मामला? बस होते रहे, मामलात होते रहे, लेकिन मैं उन दोस्तों का, उन भाइयों का, अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ खड़े रहे। उस वक्त आपसे मुतालबा क्या किया जाता था कि क्या आप छुट्टी पे चले जाएं, इजलास ना बुलाएं? वो क्या मुतालबा था? जी हाँ, बस छुट्टी पे चले जाएं, इजलास ना बुलवाएं, और उनका ये भी था कि पैनल ऑफ चेयरमैन से करवा लें, आप खुद ना करें। आप खुद ना करें। लेकिन आपने ये देखा कि डायरेक्शंस थी मुझे कोर्ट की, कोर्ट्स की डायरेक्शन थी कि आपने करवाना है, और तमाम जो पावर्स हैं आपको स्पीकर वाले आपको दिए जाते हैं, आप स्मूथली इलेक्शन करवाएं। तो ये जब सारा मामला ख़त्म हुआ, आप अपने हल्के में गए उसके बाद? जी हाँ, मैं अभी 3-4 महीने हल्के में रहकर आया हूँ। क्या कहते थे लोग आपसे? देखिए, जहाँ तक लोगों की बात है, वो समझते थे कि मैंने एक अच्छा काम किया क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक अहमियत दी है, और उधर लोग काफ़ी तादाद में लोग आए और वो देखना चाह रहे थे कि क्या नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा। मैंने कहा जी फ़िलहाल ज़रा अभी चुप रहें, अल्लाह बेहतर करेगा आगे। एक आम तासुर तो ये है कि अदम एतमाद और उसके बाद पीडीएम की जो जमातें हैं ये लोगों को पैसे देती रहीं। क्या ये भी तासुर दुरुस्त है कि इमरान खान और चौधरी परवेज़ लाई वगैरह ये भी लोगों को ऑफ़र करते थे मराद, पैसे और चीज़ें? देखिए, मैं फ़ारूक भाई, मेरे पास कोई ऑथेंटिक कोई प्रूफ तो नहीं है। कोई ऑफ़र आपके पास होगी? वो छोड़ें, जो ऑफ़र हुई वो। तो आप इतनी रवादारी में बताते नहीं है, लेकिन हम आपसे ये नहीं पूछते ऑफ़र आई थी आपको? आई ऑफ़र। आई ऑफ़र? जी हाँ। वो कोई अच्छी ऑफ़र होगी, बड़ी ऑफ़र होगी? अनलिमिटेड ऑफ़र थी। अनलिमिटेड थी? जी हाँ। उस वक्त अगर आप वो ऑफ़र अवेल करते तो अभी तक आपके माशी मसाइल बड़ी हद तक ख़त्म हो जाने थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे कभी आज तक ऐसे मसले नहीं हुए। अल्लाह ताला ने एक अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, एक हमारा अपना सिस्टम है सारा, तो आई एम कंफर्टेबल विद इट। शीरी मज़ारी साहब आपकी क्या रिश्ते में क्या लगती हैं आपकी?
जी हमारे दूर की रिलेटिव हैं। रिलेटिव। तो आपकी सियासत में उनका किरदार या उनकी सियासत में कभी आपका किरदार रहा है? नहीं, इतना नहीं। लेकिन उनकी जब आपने गिरफ्तारी का सुना, फिर उनको सुना कि उन्होंने सियासत ही छोड़ दी, तो आप कहीं ना कहीं, वो टीचर भी थी, कहीं ना कहीं उनको देख के आप खुश तो होते होंगे कि सियासत में बड़ी एक्टिव हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, फिर दुख अब भी हुआ मुझे होगा। इन हालात का पता तो नहीं है कि उन्होंने किन किन हालात में छोड़ी है पार्टी। और आपने देखा कि मैं पहले जैसे बताता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से पिछले ये 1 साल में जो चीज़ें अनफोल्ड होती रही हैं, बहुत अफसोसनाक है। आपके ख्याल में इदारों का टकराव कभी नहीं होना चाहिए। पीटीआई से सबसे बड़ी गलती कौन सी हुई है जिसकी वजह से ये सारे हालात बन गए? मैं समझता हूँ इनको नेशनल असेंबली से बाहर नहीं जाना चाहिए था। ये बहुत गलत डिसीजन थी। यानी इनको ओपोजिशन का किरदार, जी अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। देखिए, लोग आपको कामयाब करके असेंबलियों में भेजते हैं और वहाँ पे आप लोगों की आवाज़ जाकर बनते हैं। जब आप असेंबलियों से बाहर बैठेंगे, आप लोगों की आवाज़ कैसे बनेंगे? और 140-130 की तादाद एक बहुत बड़ी तादाद थी अपोजिशन की। जब 150 की तादाद जितनी भी है, ये बहुत बड़ी तादाद थी और एक अच्छा अपोजिशन का किरदार अदा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को वहाँ से आउट किया, फिर यहाँ पे असेंबलियाँ उन्होंने ख़त्म कर दी। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं उन्होंने। आपकी रिसेंट और सबसे बड़ी गलती जो कि वो 9 मई वाली, ये सबसे अल्लाह बड़ी करे ये गलती कभी रिपीट ना हो। ये मेरे ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक स्याह दिन था। तो आपने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे भी होगा कि आपकी पार्टी, जो पहले पार्टी थी आपकी, कभी उसके लोग जाके कोर कमांडर हाउस पे, जीएचक्यू पे हमले कर देंगे? इस जमात से नहीं, expect किया जा मैंने सकता। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड जिस तरीके से चीज़ें आगे आ रही थी, मैंने कहा था जिस तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज होकर आगे आई थी, तो वो तो आपने देख लिया क्या हुआ। और तकलीफ़ जब हुई, जब जहाज़ जलाए गए, फाइटर प्लेन्स जो थे, जो शोहदा थे, उनके मॉन्यूमेंट्स जलाए गए, तो कितनी तकलीफ़ दे बातें। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना काम किया इस धरती के लिए, तो उनके साथ ऐसे किया कि बहुत तकलीफ़ दे बात। जेल के अंदर क्या हुआ, और जो आज की गिरफ्तारियां हैं और इनकी गिरफ्तारियां कैसे मुख्तलिफ हैं, इस ब्रेक के बाद पूछते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। ये डिप्टी स्पीकरशिप जब आपसे चली गई है आपके पास से, तो कभी किसी वक्त बैठ के आपको एक लम्हे के लिए कभी लगा कि आपसे कोई गलती हुई है? नहीं, कभी नहीं। कभी मेरा एहसास दिल नहीं? मेरा दिल और दिमाग मेरा मुतमईन है बिल्कुल। ठीक। ये आपकी मरियम नवाज साहिबा से, जहांगीर तरीन साहब से, फिर आसिफ जरदारी साहब से, इन्हीं 1-1.5 माह में मुलाकातें हो गई हैं। ये तीनों हैवी वेट्स हैं और तीनों का ही रोल आगे वाज़ेह होता नजर आ रहा है। तो मैं किसके साथ आपको शुमार करूं, मैं किसके साथ आपका नाम देखें, लिखूं? सियासी वर्कर की मुलाकातें सबके साथ होती रहती हैं और मैं समझता हूँ कि इंसान अपनी सोच, समझ और इज़्ज़त के लिए सियासत करता है और उसके लिए आगे सियासत करेंगे इंशाल्लाह। जिधर बेहतर लगेगा उधर ही इंशाल्लाह करेंगे। अब आसिफ जरदारी जैसा खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी, उनसे जब आप मिले, वो आपसे बड़े अदब और एहतराम के साथ आपसे बड़ा प्यार करते हमारे हैं। फैमिली का ताल्लुक़ है, फैमिली का ताल्लुक़ तरीन साहब से है। हमारे फैमिली का ताल्लुक़ अभी से नहीं, 2 जनरेशन्स का, मतलब पिछले 20, 25, 30 साल का ताल्लुक़ है। जरदारी साहब से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। मियाँ साहबान की फैमिली के साथ बहुत पुराना ताल्लुक़ है। सबके साथ पुराने ताल्लुक़ तो हैं। जरदारी साहब ने नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी को आपकी बहुत ज़रूरत है? उन्होंने गपशप लगाई तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी आप थोड़ा सा पार्टी को इधर अगर फ़ाल करें पंजाब में, तो आप लोगों ने तो खुद, मैंने कहा एक रीजनल पार्टी होकर रह गए हैं, यू शुड बी ए नेशनल पार्टी। तो उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक किया, बस इतनी बात हुई। इत्तेफाक से आगे नहीं बढ़े आप लोग? नहीं, फिर आगे वो माने इस चीज़ को कि कई गलतियाँ हुई हैं हमसे पंजाब में। ये नहीं कहा कि आप आके हमारी पार्टी की तरह हालत बेहतर कर दें? आप नहीं, बेहतर मैंने तो थोड़ी करनी है, मैंने अकेले ने क्या करना लोगों है। के आने से बेहतर मतलब ज्वाइन करें और वो, मैंने कहा जी फिलहाल तो अभी डिसाइड नहीं किया। अभी डिसाइड नहीं किया? यानी ऑफर तो आ गई ना, दावत तो आ गई? नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है। अभी दोबारा नहीं दावत आई? अभी दोबारा कुछ दोस्तों ने दावत वगैरह दी है। ये जहांगीर तरीन साहब आपके घर तशरीफ लाए थे? जी आए थे, यहीं पे वो जहाँ पे हम बैठे हैं, जी यहीं पे हाँ। बैठे हुए थे, तो वो आए थे, दुआ फातिहा के लिए आए थे। हाँ जी। वो दुआ के लिए आए थे। उस वक्त तक आपको अंदाजा नहीं था क्योंकि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी भी जी, बनी? मुझे इतना अंदाजा था कि वो एक ग्रुप बनाएंगे और अलीम खान साहब के साथ, और उनका इरादा था।
देखिए ना, अभी नज़रिए की बात होती है। पीटीआई का नज़रिया, तरीन साहब ने कितनी मेहनत की पीटीआई में, और बहुत से लोगों ने पीटीआई ज्वाइन तरीन साहब की वजह से की। मैंने खुद तरीन साहब की वजह से तरीन साहब ही आपको लेके आए। इसी जगह पे तरीन साहब आए और इसहाक खान काकवानी साहब आए, फिर मैंने पार्टी ज्वाइन की। तो तरीन साहब ने भी इससे दुआ की और उसके बाद कोई बताया नहीं आपको कि मैं पार्टी ला रहा हूँ और आपकी ज़रूरत है? नहीं, पार्टी के बारे में कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं। नहीं, पार्टी वो दुआ के लिए है, तो मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, ना मैंने मुनासिब समझा उससे पूछने मरीम की। नवाज साहिबा से क्या बात है? उनसे बहुत सी चीज़ों के बारे में बात हुई। सदन पंजाब के बारे में बात हुई, पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में बात हुई, और उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे आकर मिलें। ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी काइंड। तो उस हवाले से जाकर मुलाकात हुई। या आप जहाँ भी जाते हैं पार्टी के जो सरबराहान हैं उनको बताते हैं कि आपकी पार्टी में ये मसले हैं, यहाँ पर आपको ठीक करने की ज़रूरत है? आपने मरीम साहिबा को भी कहा होगा। नहीं, कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं सदन पंजाब को लेकर। सदन पंजाब के हवाले से और बाकी पंजाब के हवाले से, क्या होने लगा है, क्या करने लगे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आपको लगता है कि इस पार्टी का मुस्तकबिल है, ये अगर इलेक्शन ही नहीं हो सकता है, क्यों नहीं? आपकी अगर वो चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे जैसे तरीन साहब करते हैं, तो क्यों नहीं, हो सकता है बिल्कुल। और अगर आपको इस पार्टी की तरफ से दावत आए शमूलियत की, तो सोचेंगे। अच्छा सोचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? आपके सामने ही है। नहीं, जो सामने नहीं है उसी के लिए तो पूछने आया हूँ आपसे। सब छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, और क्या मुस्तकबिल है? इस तरह से पार्टी खत्म हो जाएगी? देखें, जब आप में मैं आ जाए ना, और आकड़ जो सिर्फ होती है वो लाश में होती है। जब मैं आ जाए तो फिर आप सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं अब, इसमें कोई फ़र्क देख रहे हैं? पहले भी गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन इन गिरफ्तारियों के बाद लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या पार्टी भी छोड़ते हैं और सियासत भी छोड़ देते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में, हर इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उस इंस्टीट्यूशन को अपने दायरा कार में रहकर, अपने लिमिट्स में रहकर काम करना चाहिए। आप क्यों किसी के इंस्टीट्यूशन में जाकर ऐसी हरकतें करते हैं जब आपको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं? हर इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक नहीं, एक मैं आप कह रहे हैं अदलिया, फौज सब की बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी भी यही है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस अच्छे तरीके से आगे चलें, एक दूसरे से एक अच्छा ताल्लुक़ रखें, अच्छे ताल्लुक़ के साथ आप आगे बढ़ें और मामलात को आगे चलाएं। जब आप इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप घुसने की कोशिश करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? ठीक है, ये उसकी वजह से ही फिर मामलात इस तरफ बढ़ रहे हैं। बस कौन इस चीज़ को एक्सपेक्ट करता है कि आप जाकर इंटरफेयर करें? इस चीज़ का बेहतर तरीका भी है, आप अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट करें। क्या करते हैं? यानी उस वक्त जाते तो कोर कमांडर हाउस ना जाते? जाने की ज़रूरत ही नहीं थी किसी जगह पे। गिरफ्तारी, पहले गिरफ्तार लीडर नहीं हुए? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गिरफ्तार नहीं हुई? क्या आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार नहीं हुए? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार नहीं हुए? क्या हमजा शहबाज साहब गिरफ्तार नहीं हुए? क्या शहबाज शरीफ साहब नहीं हुए? क्या मरियम नवाज कभी गिरफ्तार नहीं हुई? ये कोई अनोखी बात थोड़ी हुई थी कि खान को गिरफ्तार किया गया। कहते हैं हमारी रेड लाइन थी। अभी रेड लाइन को तहफ़्फ़ुज़ देना, फिर किधर की रेड लाइन? वो पॉइजन इंजेक्ट किया गया उनमें, और पॉइजन में इंजेक्ट होता रहा पिछले 1 साल, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 1 साल से होता रहा। इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ गालम गलोच, तमाशे, जो आपसे इख्तलाफ कर जाए आप उनको गालियाँ निकालना शुरू कर दें। क्या ये तरीका रह गया? मेरे जैसा एक रवायती आदमी, एक सियासी वर्कर, मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। आपको अपने साबका बॉस, एहतजाज का तरीक़ेकार होता है, एहतजाज का सिस्टम होता है। एहतजाज का ये तरीका कि आप किसी के घर में घुस जाएं, एहतजाज का ये तरीका है कि आप चीज़ें जला दें, एहतजाज का ये तरीका हो कि आप उन पे आर्म फोर्सेस पे आप लाठियों के साथ, पत्थरों पे आप उनके ऊपर चढ़ जाएं। सॉरी टू से, ये एहतजाज का तरीका नहीं है। एज सियासतदान, एज एक वर्कर, सियासी वर्कर, मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता और मैं इस चीज़ को अच्छा भी नहीं समझता। अब ये अपने साबका बॉस चौधरी परवेज़ लाई, उनसे आखिरी मरतबा बात कब हुई थी? तो सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ कि बस अच्छे नोट? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई थी। हुई नहीं? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई थी। कभी आपने कोशिश नहीं की और उन्होंने भी? नहीं, उन्होंने कोशिश की, ना मैंने की। और चौधरी मोनस लाई साहब से हुई थी। ठीक। यही जब ये इलेक्शंस थे, जब सेकंड टाइम हमने कराया 22 जुलाई को लास्ट ईयर, उस हवाले से, और उस हवाले से मैंने उनको वाजे कर दिया था कि जी मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ नहीं करूँगा। वो कुछ चाहते थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल?
जो वो अभी इंसान तो बहुत सी चीज़ें चाहता है, हर बात पे वो चलना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है ये, आप तो सियासतदान है ना, तो शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, ये बाकी लोग ये तहरीक इंसाफ में ही रहेंगे या कहीं इर्द गिर्द चले जाएंगे? क्योंकि आप ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई है। अभी अगर खान साहब साइड पे हो जाते हैं तो पार्टी के मामलात कोई ना कोई तो चलाएगा। तो अब वो डिसाइड होगा कौन चलाएगा, चौधरी साहब चलाएंगे या कुरैशी साहब चलाएंगे, वो तो भी देखते हैं अगले। कौन से आपके ख्याल में बेहतर लीडरशिप क्वालिटीज किसमें? लेट्स सी, ये तो देखें क्या होता है। ये सब ज़रा लब मुस्कुराहट भी है आपके इस बात के ऊपर, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये तमाम ओवर एम्बिशियस हुए मैं सारे जी हाँ। और ये -1 क्योंकि मैं समझता हूँ इनकी जगह और पार्टीज में एडजस्टमेंट बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ, बड़ी ना परवेज इलाही साहब की और ना शाह महमूद साहब की। लग ऐसी ही रहे। तो ये -1 हमने आज तक सुनते आए हैं, हमने तो अपनी आंखों से देख लिया -1 हो गया। ये ठीक हुआ? देखिए केसेस तो उनके खिलाफ हैं ना, तो ऑटोमेटिकली माइनस तो हो जाएंगे वो। केसेस तो और भी लोगों के खिलाफ है, वो माइनस नहीं केस किसके खिलाफ? नवाज शरीफ से लेके जरदारी साहब से लेके सबके खिलाफ है। तो नवाज शरीफ साहब भी तो वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, यानी माइनस हुए हैं। माइनस तो है ना इस टाइम वो। आपके ख्याल में ये -1 भी ठीक है? नहीं, मैं देखिए किसी चीज़ को मैं ठीक बुरा तो नहीं कहूँगा ना, लेकिन बात ये कि जो जैसे हालात जा रहे हैं, लग तो यही रहे ना कि -1 ही होना। ये जेलों में जो लोग हैं ये बताते हैं कि इन पे तशद्दुद भी होता है, बड़ी ज्यादती की जाती है। आप भी जेल में गए थे, ऐसे ही होता है वहाँ पे? देखिए तकलीफ़ तो होती है जब आप अकेले रहें और शाम को जब आपके दरवाजे बंद कर दिए जाएं और जब आप अकेले हों, ना कुछ करने को हो, ना कुछ कर सकते हो, आप किसी और के मोहताज हों, तो फिर एक ज़हनी एक टॉर्चर तो है ना। ये आपके दोस्त उस्मान बुज़दार जिनके लिए पूरे जहान से लड़, वो भी उनको छोड़ के चले गए और फिर गए भी कोयटा से जाके छोड़ा। जी हाँ। ये इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरे ख्याल है इसकी वजह तो खान साहब को पूछने चाहिए उस्मान बुज़दार से क्यों छोड़ के चले गए। और फिर कोयटा से जाके इसकी क्या, मैं इसलिए जान क्यों लोच पस मंजर है ना इसके पीछे, तो यहाँ से उधर जाना शायद उन्होंने उस चीज़ को मुनासिब समझा, कोयटा से जाकर उधर से मैं बैठ के इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनमें से सबसे बेहतर पार्टी कौन सी है? खैर ये आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया है ये। देखिए तमाम पार्टियां अपनी जगह पे बेहतर हैं और पार्टियां वही बेहतर होती हैं जिनका अपने वर्कर्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होता है और जिनके वर्कर्स से डीलिंग अच्छी होती है, वही पार्टी आगे। इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा बेहतर डीलिंग है? जो पुरानी पार्टीज़ हैं उनकी ज़ाहिरी बात है ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। जो नई पार्टीज़ हैं वो अभी कम ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको टाइम लगेगा ऑर्गेनाइज होने में। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को क्या करना चाहिए, कोई तजवीज़ मशवरा को देना चाहेंगे? नहीं, तजवीज़ वो मेरा ख्याल है कि वो मेरे से ज़्यादा समझदार और अच्छे लोग हैं उधर, बहुत सोच समझ और फहम गुमान रखने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ को। जनूबी पंजाब से आपके तो बहुत से दोस्त हैं, वो भी इर्द गिर्द कहीं पे जाना चाह रहे हैं, क्या खबर है, कहाँ पे जाना चाह रहे हैं? वो अभी कुछ लोग आज़ाद रहने के उनका है, ज़्यादा लोग आज़ाद रहने की ठीक है एक उसमें है कि आज़ाद हम इलेक्शन लड़ें। कुछ लोग किसी पार्टी में जाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत सी अभी फ़िलहाल कोई चीज़ें क्लियर नहीं है। जब इलेक्शन होंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये ऑप्शन आपके पास भी है, आप भी हो सकता है आज़ाद लड़े। मैंने कभी नहीं कहा ये हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है पाकिस्तान में, एनीथिंग इज़ पॉसिबल ओवर हियर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।